हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां किस किस पे। लोक निगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओमबर्ट्समैन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इसका एक इंडिविजुअल में टॉपिक भी लाऊंगा ओमबर्ट्समैन का। ये बहुत बार पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियम, प्रत्यायोजित विधायन पर जो संसदीय नियंत्रण है उसके पढ़ेंगे। और सरकार संविदा में संविदात्मक दायित्व को पढ़ेंगे। सरकार संविदा में जो संविदात्मक दायित्व होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो आगे मिलेगा कि लोक निगम क्या होता है, यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन होता क्या है। इसका परिचय देखेंगे तो लोक निगम जिसे सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू, या लोक निगम जिसे सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू या वैधानिक निगम भी क्या कहा जाता है, एक ऐसा स्वायत्त निकाय है जिसे विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। नहीं समझ में आया लोक निगम क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन की लोक निगम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू या वैधानिक निगम भी कहा जाता है। एक ऐसा स्वायत्त निकाय है जिसे विशेष अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक सेवा प्रदान करना है और आर्थिक व सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मुख्य विशेषताओं में देखेंगे तो विधायिका द्वारा सृजित, स्वायत्तता, विशेष कानूनी दर्जा और सार्वजनिक सेवा। ठीक है, विधायिका द्वारा सृजित और स्वायत्तता, विशेष कानूनी दर्जा और सार्वजनिक सेवा को देखेंगे। तो लोक निगम का गठन जो है वो संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो लोक निगम है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद या विधानमंडल के जो विशेष अधिनियम है उसके द्वारा किया जाता है। संचालन में स्वायत्तता होती है, तो संचालन में स्वायत्तता होती है, लेकिन यह सरकार के नियंत्रण में रहता है। लेकिन यह क्या रहता है? सरकार के नियंत्रण में रहता है। विशेष कानूनी दर्जे को देखेंगे तो इसे कानूनी व्यक्ति यानी कि लीगल एंटिटी का दर्जा प्राप्त होता है, जिसे यह मुकदमा कर सकता है, जिससे यह क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और उसे मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सार्वजनिक सेवा को देखेंगे तो इसका प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाने के बजाय जन सेवाओं में प्रदान करना है, जन सेवाओं को प्रदान करना है। भारतीय जीवन बीमा जैसे कि हो गया उदाहरण के रूप में, LIC हो गया, SBI हो गया, ONGC हो गया, तो ये सब क्या है? लोक निगम के उदाहरण है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के उदाहरण है। भूमिका और महत्व को देखें। भूमिका और महत्व इसकी होती है कि आर्थिक विकास, सार्वजनिक कल्याण, रोजगार और सामाजिक नियंत्रण। आर्थिक विकास करेंगे तो जो लोक निगम है वो आर्थिक संसाधनों के उपायों और राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। जो लोक निगम है वो आर्थिक संसाधनों के उपयोग और राष्ट्रीय विकास में क्या देता है? योगदान देता है। सार्वजनिक कल्याण को देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों में क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। रोजगार को देखेंगे तो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? रोजगार के अवसर प्रदान करता है। निजी क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार करता है। और निजी क्षेत्र का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा में क्या करता है? सुधार करता है। इसकी समस्याएं क्या होती हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और अत्यधिक नौकरशाही। राजनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है? संचालन में राजनीतिक दखल से दक्षता प्रभावित होती है। जो संचालन हम लोग करते हैं या जो संचालन इसका लोक निगम का होता है, उससे क्या, उसमें अगर राजनीतिक दखल होता है तो उससे दक्षता प्रभावित होती है। जो उसकी दक्षता है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। भ्रष्टाचार, वित्तीय पारदर्शिता में कमी है, इसलिए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इस मैटर में लोक निगम, और निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, तो अत्यधिक नौकरशाही भी इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ओम्बड्समैन जो है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे इंडिविजुअल भी पढ़ाऊंगा, अभी आप पढ़ लो इसको, लेकिन इसका इंडिविजुअल में टॉपिक जरूर डालूंगा। ठीक है, परिचय आता है इसका इंट्रोडक्शन में कि ओम्बड्समैन क्या है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी होता है। ओम्बड्समैन क्या होता है? एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष अधिकारी है, जिसे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ओम्बड्समैन क्या है? एक स्वतंत्र यानी और जो निष्पक्ष अधिकारी होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एक निष्पक्ष अधिकारी है, जिसे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता हो गई, भ्रष्टाचार को कम करने, सुनिश्चित करने, हर चीज को, जनता की शिकायतों का समाधान करने, हर चीज का सोल्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है देखेंगे तो ओम्बड्समैन का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है, ओम्बड्समैन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जनता के साथ न्याय किया जाए। तो ओम्बड्समैन का क्या मुख्य उद्देश्य है? सुनिश्चित करना है जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारियों और जो सरकारी एजेंसियों द्वारा क्या होता है? जनता के साथ न्याय किया जाए। जनता के साथ क्या किया जाए? न्याय किया जाए।
भारत में ओम्बड्समैन का स्वरूप, भारत में ओम्बड्समैन का क्या स्वरूप होता है कि लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल देखेंगे तो केंद्र सरकार के स्तर पर लोकपाल का गठन किया गया, ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसके स्तर पर क्या किया गया, लोकपाल का गठन किया गया। और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना, जो राज्य स्तर पर क्या की गई, लोकायुक्त की स्थापना की गई। संबंधित कानून को देखें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, तो इस कानून के तहत जो होती है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। इस कानून के तहत जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। भूमिका और कार्यों को देखें तो भूमिका और कार्य क्या कह रहा है कि शिकायत का निवारण, जांच हो गया, सुधार की अनुशंसा हो गई, ठीक है। तो भ्रष्टाचार, पक्षपात हो गया, प्रशासनिक दुर्व्यवहार हो गया, ही क्या है, शिकायतों का निवारण, तो उनकी शिकायतों का निवारण करता है ये ओम्बड्समैन। जांच करता है, प्रशासनिक अधिकारियों के कदाचार स्वतंत्र जांच होती है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश करना। चुनौतियां इसकी क्या आती है, स्वायत्ता की कमी है, प्रभावशीलता में कमी है और संसाधनों की कमी है। राजनीतिक हस्तक्षेप हर चीज में ही होता है यार। लोकपाल और लोकायुक्त के पास सीमित शक्तियां होती हैं। उसके बाद पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता क्या है, ये सब इसकी चुनौतियों का कारण बन जाती है, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण क्या होता है। जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, मतलब जो प्रत्यायोजित विधायन में नहीं होता है कि अपने विधायिका होती है वो कार्यपालिका को अपने कुछ कार्य सौंप देती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है, ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। परिचय देखेंगे तो प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है वह विधि है जिसमें विधायिका यानी कि संसद और विधानमंडल अपने अधिकार का कुछ हिस्सा क्या करती है, कार्यकारी अंग जैसे कि मंत्री या विभाग को सौंप देती है, ठीक है। महत्व हो गया इसका कि यह विधायिका को समय की बचत, विशेषज्ञता और कार्य कुशलता में सहायता प्रदान करती है। और यह विधायिका क्या करती है, समय की बचत में भी मदद करती है, विशेषज्ञता और कार्य कुशलता में क्या करती है, सहायता भी प्रदान करती है। संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता को देखेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कार्यकारी अंगों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक हितों की रक्षा करना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं भाई, वो देख लो आप। निगरानी समितियां हो गई, विधेयक का अनुमोदन हो गया, विनियमों का प्रस्तुतिकरण और विचार और बहस। निगरानी समितियां होती है, संसद की स्थायी समितियां प्रत्यायोजित विधायन की समीक्षा करती है। तो संसद की स्थायी समितियां होती हैं वो प्रत्यायोजित विधायन की क्या करती है, समीक्षा करती है, देखभाल करती है। विधायिका द्वारा पहले से स्वीकृत कानून के अनुसार कार्यकारी अंग प्रत्यायोजित विधायन जारी करते हैं। जो विधायिका द्वारा पहले से ही जो स्वीकृत कानून है, जो पहले से स्वीकृत है, उन्हीं कानूनों के अनुसार क्या होता है, जो कार्यकारी अंग होते हैं यानी प्रत्यायोजित विधायन क्या करते हैं, जारी करते हैं। विनियमों का प्रस्तुतिकरण जैसे कि सभी नियम, विनियम और आदेश संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी नियम, विनियम और आदेश क्या होते हैं, संसद में पहले पार्लियामेंट में क्या करे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। विचार और बहस को देखेंगे तो संसद में प्रत्यायोजित विधायन पर चर्चा की जाती है। संसद में क्या होता है, जो प्रत्यायोजित विधायन है उस पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। इसकी क्या क्या चैलेंज और सीमाएं, अत्यधिक निर्भरता हो गई, नियंत्रण की कमी होती है, जटिलता हो जाती है। विधायिका अपनी शक्तियों को अधिक प्रत्यायोजित कर सकती है। विधायिका अपनी जो डेलीगेट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा विधायिका अपनी शक्तियों को, और बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है, अत्यधिक निर्भरता दिखाती है ये। नियंत्रण कमी है, संसदीय सदस्यों का समय और संसाधनों की कमी होती है, नियंत्रण में कमी है। और तकनीकी मामलों को समझने की में कठिनाई होती है। जो तकनीकी मामले होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, उसको उसके जो मैटर्स होगा उनको समझने में क्या होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ता है। सरकार संविदा में संविदात्मक दायित्व कैसे निभाती है, तो सरकार संविदा में संविदात्मक दायित्व देखें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी जो क्या होती है वो परिचय में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 299 और 300 में सरकार संविदात्मक दायित्व यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्या करता प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद में। यदि सरकार किसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करती है तो उसे उस संविदा का पालन करना होगा, ठीक है। तो सरकार संविदा के संविदात्मक दायित्व क्या होते हैं, अनुच्छेद 299 और 300 में ये सब इसका प्रावधान दिया गया है। यदि सरकार किसी भी मैटर में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा लेती है, तो वो क्या करेगी, उस संविदा का पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, उसको उसका पालन करना होगा। अनुच्छेद 299 के प्रावधान क्या क्या होते हैं देख लो भाई, कि सभी संविधाएं राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए, जो सभी संविधान होते हैं राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए या राज्यपाल राज्य सरकार के लिए के नाम पर होनी चाहिए। सभी जो संविधाएं वो राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के लिए, राज्यपाल राज्य सरकार के लिए उसी के नाम पर होनी चाहिए। संविदा की पुष्टि सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। जो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि किसके, जो सरकार के जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए। संविदा लिखित होनी चाहिए। संविदा क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए यानी कि रिटर्न होनी चाहिए और उचित तरीके से निष्पादित होनी चाहिए। उचित तरीके से उसका क्या होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए। अनुच्छेद 300 का प्रावधान क्या है कि सरकार संविदा या टॉर्ट के मामलों में उत्तरदायी होगी।
अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गलती करती है तो उसके मामले में क्या होगी, उत्तरदायी होगी सरकार, संविदा या टॉर्ट, कोई भी कुछ भी होता है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। संवैधानिक अधिकार अगर उसका उल्लंघन होगा तो सरकार पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और वाद भी दायर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले कौन कौन से होते हैं? कर्नल कोर्टेनय जो बनाम भारत संघ का कर्नल कर्नल कोर्टेनय बनाम भारत संघ में यह मामला सरकारी संविदा में लिखित दस्तावेज की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। यह मामला जो था उसमें सरकारी संविदा में जो लिखित दस्तावेज है उसकी अनिवार्यता को रेखांकित करता है। बीएल सूरी बनाम भारत सरकार, इसमें कहा गया था कि सरकार को अनुचित संविदा से बचने का अधिकार नहीं है। मतलब इसमें इसमें यह कह दिया गया था कि सरकार को जो अनुचित संविदा है उससे बचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के संविधात्मक दायित्व क्या होते हैं, सीमाएं उनकी क्या है? अधिकार सीमा से बाहर की संविदा हो जाए, प्रशासनिक आदेश और न्यायिक समीक्षा। जैसे कि यदि संविदा अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं बनाई गई है, जो अधिकृत अधिकारी उसके द्वारा नहीं बनाई गई, अधिकार सीमा से बाहर की संविदा है, ठीक है। प्रशासनिक आदेश मतलब संविदा प्रशासनिक आदेश के रूप में नहीं हो सकती। न्यायालय संविदा की वैधता की समीक्षा कर सकता है। न्यायालय जो संविदा उसकी वैधता है या जो वैलिडिटी है उसकी क्या रिव्यू करवा सकता है न्यायालय, ठीक है। आगे देखते हैं चुनौतियां इसकी क्या हो जाती हैं। प्रक्रिया का जटिलताएं हैं, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी देखी जाती है, लंबित मामलों और न्यायिक देरी, ठीक है। और आखिरी में देखेंगे इसमें निष्कर्ष क्या कह दे रहा है कि लोक निगम और ओम्बड्समैन प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित विधान पर संसदीय नियंत्रण विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन करता है, ठीक है। और सरकार का संविधात्मक दायित्व नागरिकों और संगठनों के साथ निष्पक्षता और न्याय के भावना को प्रोत्साहित करता है। इन प्रावधानों के माध्यम से प्रशासनिक कानून, लोकतंत्र, न्याय और सुशासन की मूलभूत अवधारणाओं को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक यहाँ तक का टिप्पणियां थी छोटी छोटी। 4 लोगों पे लोक निगम, ओम्बड्समैन, प्रत्यायोजित विधायन और सरकार का संविधात्मक नियंत्रण, ठीक है। संविधात्मक दायित्व होता है नागरिकों के लिए, तो वो सब इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको 1.5x स्पीड लगा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग के ये वीडियो खत्म होता है और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।